हेलो दोस्तों। आज 18 जनवरी 2024 है और सुबह के करीब करीब 9:30 बज रहे हैं। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। अब आज तो शुरुआत हम करेंगे वैसे ही जैसे हर रोज़ करते हैं। पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम हमारे पसंदीदा प्लैटिनम स्टॉक्स को देखेंगे। उसके बाद आज हम मेड प्लस का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक मेड प्लस का एनालिसिस देखने के लिए। तो आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अब जैसे कि आप जानते हैं कल मार्केट अच्छा खासा करेक्शन में गया और जैसे कि हम अनुमान लगा ही रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ये बहुत दिनों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अब ये करेक्शन में जाना ज़रूरी है। थोड़ा करेक्शन में जाएगा और उसके बाद फिर से रिकवर करेगा। अब हमारा यहाँ पर एक लेवल है 21,349 पे, जहाँ से ये रिकवर करने की संभावना, इसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। जो नीले रंग की कैंडल है इसे बेसिन कैंडल कहते हैं। यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर नहीं गया, देखिए मैं पहले भी अपने पुराने वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि 100% गारंटीड के साथ कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जुए में और एक सोचे समझे डिसीजन में यही फ़र्क है कि हम डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेसिस पे एक अच्छा मजबूत अनुमान लगा सकते हैं। तो मजबूत अनुमान यही है कि सपोर्ट लेवल 21,349 पे है, वहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है, तो अगला लेवल हमारा 20,950 पे है। तो क्या होगा ये तो कह नहीं सकते, बस यही है कि हम देखेंगे कि इस सपोर्ट लेवल पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं। खूब सारा पैसा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पैसा लगा के हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि यहाँ से अगर ऊपर फिर से जाना शुरू कर जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट सही हो जाए। मान लीजिए नीचे चला जाता है तो हम थोड़ा और ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बॉटम को प्रेडिक्ट करना तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं, ठीक है। हम सपोर्ट लेवल के काफ़ी करीब है, तो आज हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्लैटिनम स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं। इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ आज के चेंज के मुताबिक और एक एक करके स्टॉक्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट काफ़ी गिरा है। मैंने कल कहा था 3,101 रुपया 85 पैसा पे हमें ख़रीदना चाहिए। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा तो ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो गया होगा। इसका नोट फिर भी ले ही लेते हैं। अगर ऑर्डर नहीं प्लेस किया है आपने तो आज ज़रूर प्लेस कर दें। एशियन पेंट बाय एट 3101.85। दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म स्टॉक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ तो फिलहाल लेवल से काफ़ी दूर है। डीवी स्लैब देखते हैं। हाँ, डीवी स्लैब अपने डिमांड जोन में घुस चुका है। अभी इसका RSI 50 है, तो फिलहाल हम ये वाला डिमांड जोन स्किप कर देते हैं। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बुरा प्राइस है ख़रीदने का, बस यही है कि थोड़ा और इंतज़ार किया जा सकता है। अगर नहीं ऑर्डर प्लेस किया है तो थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। इसका DATR 90 रुपये है। इसका मतलब ये है कि ये 3,575 के आसपास तक जा सकता है। नोट ले ही लेते हैं। डीवीज लैब बाय सम एट 35,448.50। दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा सफिशिएंटली करेक्ट हुआ नहीं है। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना तो है, लेकिन इसका RSI के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल RSI 72 है, बहुत ऊपर है, तो इसलिए इस डिमांड जोन को फिलहाल इग्नोर करते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं। हाँ, कंटेनर कॉरपोरेशन अपनी डिमांड जोन के आसपास है। RSI इसका 56 है, तो बहुत अच्छा RSI नहीं है। तो फिलहाल इसको क्या किया जाए। इसका DATR अभी 29 रुपये के आसपास है, तो 30 रुपये समझो, 800 रुपये तक जाएगा। ये जाने को तो जा सकता है। ये इसका ट्रेंड अपवर्ड्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक नोट ले लेते हैं।
और एंट्री लाइन लगा देते हैं। एंट्री इसका काफी दूर है। ठीक है, 804.55 रुपये। चलिए इसका नोट लेते हैं। ठीक है, डाबर डाबर भी अपनी एंट्री के पास है। इसका RSI क्या है फिलहाल? 5420 RSI, 5228 RSI। ठीक है, इसका डिमांड जो है वो हम थोड़ा अलग से करते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर नहीं है, तो कंजर्वेटिव रखते हैं। ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। वैसे तो नज़दीक का ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो अभी फ़िलहाल रुक जाते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब ये ऊपर के ट्रेंड में जाना शुरू करेगा तब देखेंगे। चूँकि मार्केट अभी डाउन में है, हमारे पास इन्वेस्ट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे। वोल्टास फ़िलहाल कुछ नहीं, काफ़ी ऊपर है। बजाज फाइनेंस देखते हैं। हाँ, बजाज फाइनेंस अपने डिमांड जोन के पास आ चुका है, तो यहाँ पर हम एक नोट ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब मार्केट गिरता है ना तो सारे ही स्टॉक गिरते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट ऊपर हो और 20% के आसपास का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो उस समय स्टॉक को बेच दीजिए, ताकि आपके पास पैसे रहे और आपके पास जब मौका मिले तब लिक्विडिटी रहे इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम अभी बजाज फाइनेंस 7135.10 पे थोड़ा सा खरीदेंगे, बाय सम। ठीक है, बहुत सारा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि और नीचे जाए, तो थोड़ा सा खरीदेंगे, पैसा बनाए रखेंगे और मौके का फ़ायदा उठाएंगे। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज़, हाँ जी, 3121 रुपये पे खरीदना, अभी थोड़ा दूर है। SRF देखते हैं। हाँ, SRF अपने डिमांड जोन के काफ़ी करीब है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं। अभी तो मार्केट डाउन ही है, इसका RSI भी 42 है, तो जो ऊपर वाला है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और नीचे कंजर्वेटिव डिमांड जोन लेके चलते हैं। हाँ जी, 2254.90। ठीक है, टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर ऊपर है, फिलहाल कुछ नहीं। हाँ, ये भी एक और ICICI बैंक है जो अभी इसका 50 चल रहा है, 50 तो ज़्यादा होता है। इस गैप को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं फिलहाल, और एंट्री को नीचे लेते हैं, कंजर्वेटिव लेके चलेंगे अप्रोच। 941 पे खरीदेंगे। इसका DATR 16 रुपये है, मतलब ये 941 तक जाने की संभावना कम है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रामको सीमेंट, हाँ, रामको सीमेंट अपने एक डिमांड जोन में घुस चुका है, तो ये मैंने आपको कल बताया था रामको सीमेंट खरीदने के लिए, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब हम अगला पड़ाव इसका 921 पे रखे हैं। इसका RSI फिलहाल कितना चल रहा है? 42 के आसपास है। ठीक है, रामको सीमेंट बाय सम एट 921.35 लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, आज तो ख़रीदने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। टाइटन में कुछ नहीं। TCS देखते हैं, TCS में भी फ़िलहाल कुछ नहीं। हेवल्स भी फ़िलहाल तो कुछ नहीं।
एस्ट्रल देखते हैं। हाँ, एस्ट्रल पूरा नीचे धंसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। मतलब इसका DATR 31 रुपये है, मतलब ये 1720 के आसपास तक जाएगा। हमें 1677 पे ऑर्डर प्लेस करना है, तो फिलहाल कुछ नहीं। रिलायंस हमने थोड़ा 2793 पे बेचा था, वहाँ से नीचे आ रहा है, अभी थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर फिर से जाएगा, तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो फिलहाल कुछ नहीं। सफारी का ऑर्डर 1821 पे हमने रखा हुआ है, अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। हम अगर नहीं हुआ है तो इसे थोड़ा और कंजर्वेटिव बनाया जा सकता है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको डिटेल थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा और कंजर्वेटिव। हाँ जी, 1808, और ये जो ऊपर का डिमांड जोन है उसे हटा देते हैं, ठीक है। तो 1808 रुपये 20 पैसे पे हम खरीदेंगे। तो अगर आपने कल ऑर्डर प्लेस किया है इसका, तो सफारी ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पसंदीदा स्टॉक। अब हम एनालाइज करेंगे मेड प्लस को। आइए उसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले करते हैं। तो उसके लिए हमें स्क्रीनर पे जाना होगा। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, ये NSE में और BSE में दोनों में लिस्टेड है। 8,778 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फार्मेसी कंपनी है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ स्टोर्स। कंपनी हैज़ 4089 स्टोर्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह। तो फार्मेसी में है। इसका PE रेशियो देखते हैं। PE रेशियो कुछ समझ में नहीं आया इसका, मतलब PE तो काफ़ी नीचे है, तो पता नहीं, ट्रेंड एनालिसिस में पता चलेगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है, एक ही प्रो दिखा रहा है मेड प्लस। कॉन्स में ढेर सारे हैं। तो स्टॉक तो खैर हम लोग बाद में देखेंगे स्टॉक प्राइस क्या है। डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, प्रमोटर होल्डिंग गिरा है, टैक्स रेट कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है। प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक्स प्लेज करे, बेकार का स्टॉक है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। नंबर 4 है मार्केट कैप में। सेल्स इसका कैसा रहा है, आइए इसका सेल्स देखते हैं। तो 1300, 1700, 2000, 2100, 2200, 2800, 3000, 3700, 4500, 5000, ऐसे तो ठीक ठाक ही है सेल्स, लेकिन बहुत मतलब गिरा तो नहीं है, एटलीस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट भी ये 2020 में गिरा था, उसके बाद तो फिर खैर रिकवर हो चुका है, तो अभी 58 पे है। इन्होंने कहा था डेटर डेज तो खैर अच्छे हैं, बुरे नहीं है, डेटर डेज बढ़िया है, एक ही दिन में वो लोग उधार वापस कर देते हैं। प्रमोटर शेयर इसका गिरा है, 40 था, अभी सडनली 2023 में 39 हुआ है, लेकिन ये गया कहाँ है वो देखना है। तो FII 374, 394, 4, 12। अच्छा, FII इसके पास गया है। DII का देखते हैं, 27, 29, 28, 25। अच्छा, DII इसका गिरा है। तो रिटेल का कैसा है, 28, 27, 26, 21, 22। ठीक है, एक्चुअली प्रमोटर शेयर गिरा है, लेकिन ये FII के पास ही गया है, रिटेल के पास नहीं गया। कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि 40 प्रमोटर शेयर था 2023 सितंबर तक, फिर दिसंबर में 39 हुआ है, और 21.61 था। ये बढ़ा है, हल्का सा बढ़ा है, लेकिन FII भी बढ़ा है। तो मतलब इनकंक्लूसिव है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत बुरा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा नहीं। कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हैं, कोई बोनस या स्प्लिट्स नहीं दिया है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है। आइए देखते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं इसका, मेड प्लस। ठीक है, तो इसका मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट बेकार रहा है पिछले, मतलब ये 2020 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, IPO आया था इसका, उसके बाद ये स्टॉक गिरा ही है, उठा तो है ही नहीं।
बिल्कुल। जो वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट में अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है, बिल्कुल मतलब कि आपने सोच ही लिया है कि आपको पैसे बर्बाद करने हैं, तो आप 6065 पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो एंट्री अगर आप 6065 के आसपास लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा 6066, और तो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा बिल्कुल टाइट यहाँ पर, और टारगेट लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से स्टॉक प्राइस गिरा है। वैसे तो सप्लाई जोन यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत वीक सप्लाई जोन है, और अगर मैंने टारगेट यहाँ पर लगा दिया तो आपका 1:4 का रेशियो भी मीट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे यूजुअली मैं 1:5 रखता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 610 पे बेचेंगे तो आपको 58 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन अगर 244 का प्रॉफिट होगा अगर आप 910 रुपये 70 पैसे पे बेचते हैं तो, ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये नीचे चला गया तो आप इसको एवरेज आउट नहीं करेंगे कि ये सोचकर कि नहीं ये तो कल ऊपर जाने वाला है तो थोड़ा और खरीद लेते, थोड़ा और खरीद लेते, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 610 पे निकल जाना है, मतलब निकल जाना है, लॉस तो लॉस, दिल पे पत्थर रख के लॉस एक्सेप्ट करो और इसे बेच दो, और यही प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ मैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो ये नोट लेते हैं जब हम, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस या प्रॉफिट नहीं बताता हूँ। उसके कारण यही है कि मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, और अगर ये नीचे जाएंगे तो इसे एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है। ये प्लैटिनम स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ स्टॉक्स है, कुछ रिस्की स्टॉक्स मेड प्लस में, इसके आप अगर मंथली चार्ट देखें तो ये धंसना शुरू होगा तो धंस ही जाएगा, फिर ऊपर आएगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, उसने अगर यहाँ पर एवरेज किया है, ठीक है, मान लीजिए ये 2021 में जनवरी में खरीदा था, नहीं 22 के जनवरी में खरीदा था, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर उसने और एवरेज आउट किया, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचे, ये प्रॉफिट में पहुँच ही नहीं पाया, प्राइस हल्का सा ऊपर गया था लेकिन एवरेज के तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, फिर वापस यहाँ से नीचे, और तो एवरेज आउट का, ऐसे स्टॉक्स में एवरेज आउट करने से लंबे समय तक आपका पैसा फंस जाएगा। उससे तो बेहतर है कि उस पैसे को किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए, जैसे कि TCS वगैरह जो हमारे पास है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे TCS का ही स्टॉक देख लीजिए, 2022 में ये उसका 2022 में था, ठीक है, यहाँ पर 2022 में था, वहाँ से तो ऊपर ही गया है। मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर पैसा लगाया होता तो ग्रो ही हुआ होता। और TCS तो मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ से उठा लीजिए, 2022 से तो ये ऊपर ही गया है। एशियन पेंट ले लीजिए, ठीक है, एक खुला नहीं, ठीक है, या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ले लीजिए, 2022 यहाँ पर है, यहाँ से तो ऊपर ही गया है। DV स्लैब ले लीजिए, DV स्लैब एक एग्जांपल है जो बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, पर फिर भी ये नुकसान तो नहीं ही करवाया, फिर भी अभी तो प्रॉफिट में ही है। टोरेंट फार्मा देखिए 2022 से कितना ऊपर गया है, और बीच में एक बोनस स्टॉक भी आया था टोरेंट में। कंटेनर कॉरपोरेशन देखिए, ये 2022 में यहाँ था, अभी ऊपर है। कोई भी आप प्लैटिनम स्टॉक अगर देखेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, इसलिए मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस आपको बताता नहीं हूँ कि भाई चलिए लंबे समय में ये ऊपर जाना तो पक्का ही है। वोल्टास देखिए, ठीक है, ये 2022 में था, अभी ऊपर है। तो ये तो मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो 2022 में यहाँ था, अभी ऊपर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाइए कि प्रॉफिट कितना दे सकते। सवाल ये नहीं है कि प्रॉफिट देगा कि नहीं, सवाल ये है कि कितना देगा, और क्या ये क्या कोई बेहतर है स्टॉक जो इससे ज़्यादा पैसा रिटर्न्स दे सकता है। यही हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली शायद आपको मिल भी जाए, ठीक है, लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ITC बड़े लंबे समय तक नीचे था, तो मेरे एक दोस्त ने मेरा पैसा लगा था उसमें, मेरे दोस्त ने कहा कि इसमें से पैसा मत निकाल, आगे चल के प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अगर हम ITC का स्टॉक अभी देखें, ठीक है, ये मिसाल है एक, तो बात सही भी है, अब तो रिटर्न दे रहा है। तो अगर ध्यान दे, ठीक है, मेरा पैसा लगा था करीब 2019 से लेके करीब 2021 तक, ठीक है। तो 2019 से 2021 के आसपास तक इससे कुछ मेरे को खास रिटर्न नहीं दिया। तो 2021 में
2020 के आसपास मैंने इस स्टॉक को बेच दिया। यही समय था जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मत बेच, रिटर्न देगा। और उसकी बात सही है कि रिटर्न तो उसने दिया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिटर्न दिया कि नहीं, सवाल ये है कि कितना रिटर्न दिया और क्या कोई बेटर स्टॉक है जिसने मुझे रिटर्न दिया। ठीक है, अब एशियन पेंट लेते हैं। ठीक है, 2019 में ये यहाँ था, 2000 आज ये यहाँ पर है, तो आईटीसी से तो बेहतर ही रिटर्न है। टोरेंट फार्मा लीजिए, 2019 में ये यहाँ था, 2021 में यहाँ पे। कंसिस्टेंट ग्रोथ ये होता है हमें रिटर्न देना। मतलब हमारा इरादा यही होना चाहिए कि बेस्ट रिटर्न कौन सा स्टॉक देगा। यही एनालिसिस है जो एक इन्वेस्टर को एक अच्छे इन्वेस्टर से अलग करता है। तो आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। इन वीडियोस में मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं। अगर आपको ठीक लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।